जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे बच्चे, क्लास में चैप्टर नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर आज हमारा 6 है। इस लेक्चर नंबर 6 में प्यारे बच्चे, जैसा कि हम पिछली क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोट की अभिक्रिया के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से बताया था। साथ ही साथ कल की क्लास में उस शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हमने आपको निकाल कर बताया। साथ ही साथ उस वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में संबंध क्या होते उसके बारे में भी हमने आप सभी को डिस्कस किया था, उसके बारे में आप सभी को बताया था। आज उसी के आगे प्यारे बच्चे हम पढ़ेंगे शून्य कोट की अभिक्रियाओं के लक्षण, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए कि आप सभी कैसे हैं और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया के लक्षण आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चे, शून्य कोट की अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को आप समझाते हैं। मेरे प्यारे साथी, आप सभी को एक बताना चाहते हैं, कल थोड़ा सा एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे भाई, आप कुछ अलग रख रहे हैं, क्या बताएं। अब ऐसा नहीं कटवाएंगे भाई, है ना, ठीक ना। बाल वालों ने ऐसा बाल मेरा काटा, पॉलिटेक्निक का दीवार हटाए हैं। अच्छा, आइए यहां पर आइए। कल की क्लास में प्यारे बच्चे हमने थोड़ा सा मिस्टेक क्या किया था, उसको हम सही कर देते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने एक समीकरण लिखा था H2 + I2 एरो 2HI, और यहां पर हमने गोल्ड की उपस्थिति थी और हमने कहा था ये किस कोट की अभिक्रिया है। हमने कल बताया था ये किस कोट की अभिक्रिया है, तो हमने कल लिख दिया था प्यारे बच्चे शून्य कोट की अभिक्रिया है। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे भाई, ठीक है ना, मिस्टेक हमने कर दिया था। ये शून्य कोट की अभिक्रिया नहीं है प्यारे बच्चे, ये आपकी द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया है। अगर प्यारे बच्चे हम यहां पर देखें शून्य कोट की अभिक्रिया क्या कौन सी थी, बस भाई थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसी को उलट दीजिए 2HI और ये बदलेगा H2 + I2 में, और यहां पर गोल्ड की उपस्थिति होगी, तब यहां पर कोट आपको देखने को कितनी मिलेगी प्यारे बच्चे, आपको मिलेगी शून्य कोट की अभिक्रिया। ये गलती हमने की थी तो इसके लिए सॉरी प्यारे बच्चे, माफ करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। अभी क्लास का जब हम रिवीजन देखे और फिर उसके बाद हमने इसको देखा कि सही है, तो भाई इसको आप सभी से बता दिया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आपको ये क्लियर हो चुका है। आप सभी मुझे एक बार जल्दी से बताइए कि आपको क्लियर हो चुका है प्यारे बच्चे। जो गलती थी उसको हमने एक्सेप्ट किया और आपको यहां पे सही करा दिया। अब आइए अपने टॉपिक पर। शून्य कोट की अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है ना। शून्य कोट की अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं। अगर हम पहले लक्षण की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो शून्य कोट की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। शून्य कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है, निम्न समीकरण का पालन करती है, निम्न समीकरण का पालन करती है। जो कल हमने रिलेशन निकाला था वो निकाला था K = X अपॉन क्या प्यारे बच्चे T। तो शून्य कोट की अभिक्रिया है वो इस समीकरण का पालन करती है, K = X अपॉन क्या प्यारे बच्चे T, यही समीकरण का क्या करता है, पालन करता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं प्यारे बच्चे, है ना, अगर इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो शून्य कोट की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है, शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है, पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है, पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। आप लोगों ने कल की क्लास में देखा था प्यारे बच्चे, जो अर्धायु काल T/2 होता है वो समानुपाती होता है इस सांद्रता के। यहां से प्रश्न क्या पूछा है ना,
यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है वो ध्यान से। तो प्यारे बच्चे यहां से प्रश्न आप सभी से क्या पूछता है, यहां सभी से प्रश्न क्या पूछता है, आइए हम यहां पे एक प्रश्न पूछते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बोर्ड से संबंधित प्रश्न है, इसलिए ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना, इसको तो साइड कर दो। प्रश्न आप सभी से पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। निम्न में से शून्य कोटि के लिए है, शून्य कोटि के लिए है, निम्नलिखित में से कौन शून्य कोटि के लिए? पहला p/2 समानुपाती a, दूसरा p/2 1/a, तीसरा p/2 समानुपाती a की पावर 0, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये जो प्रश्न पूछा गया आपसे बोर्ड परीक्षा में, इसका जवाब देंगे। चलो बताओ। अब देखो हम इसलिए इस प्रश्न को यहां पर जवाब इसका देखे, हमने आप सभी को इस प्रश्न का जवाब इसलिए यहां पर लिखा ताकि काफी बच्चे गलती करते हैं। काफी बच्चे गलती क्या करते हैं कि सर यहां पर देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, उनके दिमाग में रहता भी है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है p/2 समानुपाती a, लेकिन उनका पैरवा फिसल जाता है क्या देखकर? यहां पर जीरो देखकर, यहां पर देखकर मन पिघल जाता है, सिघल जीरो देखकर। और देखो सी ऑप्शन वाले भी आ चुके हैं, सी ऑप्शन वाले आ चुके हैं मेरे सामने कि सर दिख रहा है ना? तो प्यारे बच्चे ये जीरो देखकर पिघल मत जाना, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है नहीं, जो संबंध होता है t/2 इन समानुपाती a के, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नहीं तो कहो कि जीरो लगा है तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, पैर फिसलना नहीं चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की प्यारे बच्चे, अगले पॉइंट नंबर 3 की, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग वह वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग व वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है प्यारे बच्चे मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, मोल प्रति लीटर इंटू क्या होता है प्यारे बच्चे? सेकेंड होता है, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड होता है। लास्ट चौथा ऑप्शन, चौथा पॉइंट, यह अभिक्रिया पूर्ण होती है, यह अभिक्रिया पूर्ण होती है, यह अभिक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चे? पूर्ण होती है। अब यहां सभी से है ना, अब यहां से एक प्रश्न आप सभी से पूछा गया है ना, यह पूछा गया है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक का मात्रक समान होता है? जवाब दो, जवाब देंगे आप सभी। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? समान होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक दोनों क्या होता है? समान होता है। बोलो। समझ में आ गया? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक समान होता है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए लक्षण। अब आइए हम प्रथम कोटि की पर निर्भर करेंगे। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है सिखा? हाँ, हरिओम का भी सही है, मयंक मिश्रा का भी सही है। अच्छा, परवीन कुमार क्या है? ए क्या है? ए सांद्रता है, पदार्थ की सांद्रता, एक्स भी पदार्थ की सांद्रता। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्थात प्यारे बच्चे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमको पढ़नी है। चलिए अब जवाब यहां पर शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? तो वह अभिक्रिया जिनका वेग, ध्यान सुनो प्यारे बच्चे,
वह अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के एक अणु सांद्रण पर निर्भर करता है। एक अणु सांद्रण पर निर्भर करता है। एक अणु सांद्रण पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रथम कोटि की क्या कहलाएगी प्यारे बच्चे? अभिक्रिया। जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है, किसी पर, अभिकारक के किसी भी अणु पर निर्भर नहीं करती है, और शून्य कोटि की अभिक्रिया। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं तो जिनका वेग अभिकारक के एक अणु सांद्रण पर निर्भर करे, है ना, एक अणु सांद्रण पर निर्भर करे, तो उसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कुछ ऐसा है जैसे हाइड्रोजन पराऑक्साइड होता है, H2O2 होता है, ये प्लेटिनम की उपस्थिति में अपघटित होता है। क्या होता है? प्लेटिनम की उपस्थिति में अपघटित होता है, तो यहां पर बनेगा H2O और साथ में O। तो ये जो अभिक्रिया आपको याद रखनी है प्यारे बच्चे, ये जो सामने आपको अभिक्रिया दिख रही है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं एथिलीन की, C2H4, इसकी क्रिया हम H2 से करते हैं तो किसमें बदल जाता है? C2H6 में। ठीक है, C2H6 में, तो ये भी आपकी क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, है ना, एक होता है रेडान, है ना, क्या होता है? रेडान। रेडान एक रेडियो एक्टिव क्या होता है प्यारे बच्चे? तत्व होता है ना। रेडान एक क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 88 होता है और उसकी द्रव्यमान संख्या 200 क्या होती है प्यारे बच्चे? 26 होती है। जब ये प्यारे बच्चे विघटित होता है, अर्थात ये टूटता है, तो यहां पर बनाता है एक हीलियम का अल्फा कण निकलता है, 2He+, है ना, 2He+। तो कभी भी अगर एक अल्फा कण निकलता है ना, एक अल्फा कण निकलता है, तो उसके परमाणु क्रमांक में प्यारे बच्चे 2 की कमी होती है, तो एक नया तत्व मिलता है। रेडान जब भी अपघटित होगा, रेडियम है और ये विघटित होगा तो रेडान प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां पर 4 की कमी होगी, तो यहां पर होगा 84 और इसके द्रव्यमान संख्या में 8 की कमी होगी, तो ये कितना हो जाएगा? 218, ये बनता है। तो ये भी आप सभी को याद रखना है प्यारे बच्चे। 28 4 26, 222। पूरा मिट गया क्या? भाई तो पूरा मिट गया भैया। ये कैसा सिस्टम है? हैंग कर गया क्या ये? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या डिजिटल बोर्ड भी सही से काम ना कर रहा है। 222, इसे आप सभी याद रखेंगे। देखो प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान दो, है ना, जैसे रेडियम होता है प्यारे बच्चे, है ना, क्या होता है? रेडियम होता है, सॉरी भाई, थोड़ा सा मिस्टेक है, 82 है, यहां पर 86 होगा। देखो सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ये जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण, ये जब भी अल्फा कण उत्सर्जित होता किसी से भी, तो उसके परमाणु क्रमांक में ये होती है प्यारे बच्चे 2 की कमी। जी सर। और उसके परमाणु द्रव्यमान में कितने की कमी होती है? 4 की कमी होती है। 4 की कमी होती है, ये आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। तो प्यारे बच्चे, ये जो रेडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 88 होता है और यहां पर इसका द्रव्यमान संख्या 226 होता है। जब ये अपने से क्या निकलता है? एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है,
है ना, एक अल्फा कण क्या करता है, उत्सर्जित करता है, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, तो यहां पर 88 है तो यहां पर होगा 86, और नए नाभिक का निर्माण होगा, नए तत्व का निर्माण होगा, तो जो रेडियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडान में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी होगी, 4 की कमी होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 222 होगा। बोलो प्यारे बच्चे, क्लियर है यहां तक? बोलो, देख लीजिए ऐसे चल रहा है, बीच बीच में बोल रहा है। अरे बच्चे 1 मिनट, है ना, 1 मिनट। चलिए प्यारे बच्चे, आप क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए भाई, हो सकता है मिस्टेक हो गया था, आप सही है? क्लियर है प्यारे बच्चे? क्या? अभी बताओ, क्लियर है? अब आओ, अब आओ, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम निकालेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन पूछा गया है ना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया और ये 5 नंबर का है, और ऐसा मान के चलना कि हमारे लिए 2026 के लिए आया हुआ प्रश्न है, ऐसा मान के चलना, क्योंकि हमने इस साल थोड़ा सा गेस किया था, क्योंकि इसके जो टाइम पीरियड का जो समय का अंतराल है ना, वहां पर हम देखे थे। ठीक है, तो ये अब की बार पूछे जाने की संभावना है, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं भाई, देखते हैं ये प्रथम कोट की अभिक्रिया का क्या इशू है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में इसको समझते हैं, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में समझेंगे इसको, व्यंजक निकालना है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखेंगे, माना प्रथम कोट की अभिक्रिया इस प्रकार है, माना प्रथम कोट की अभिक्रिया इस प्रकार है, माना प्रथम कोट की अभिक्रिया इस प्रकार है, तो यहां पर मान लो ये प्रथम कोट की अभिक्रिया है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है, यस सर, ठीक है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है यहां से, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी सब कुछ पूछा जाता है। ये प्रोडक्ट में तैयार हो गया, तो टी बराबर मान लो प्यारे बच्चे 0, बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि याद हो जाए इसको, है ना, और समझिएगा, बायोलॉजी हो चाहे मैथ हो, सभी लोग समझना, टी बराबर 0 तो इसका मान ए होगा, इसका मान 0 होगा, अर्थात अभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तो समय 0 हो गया है, तो उत्पाद भी 0 होगा, लेकिन प्यारे बच्चे टी समय बाद क्या होता है, टी समय बाद, टी समय बाद इसमें x की कमी होगी, तो उत्पाद में x की क्या होगी, वृद्धि होगी, x की कमी होगी तो x में क्या होगी, वृद्धि होगी, इसको हमने कई बार आप सभी को बताया है। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ, मयंक मिश्रा मेरे प्यारे बच्चे, जब भी अल्फा कण निकलता है तो नाभिक भी बदल जाता है, उसके परमाणु क्रमांक में चेंज आता है, इसलिए Ra का आर्यन लिखा गया है, अर्थात रेडियम का रेडान लिखा गया है। ठीक है, आइए यहां पर, बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा इसलिए हमने रिपीट किया, आइए यहां पर देखते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम से क्या प्यारे बच्चे, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है ना, द्रव्यानुपाती क्रिया का जो नियम है वो dx अपॉन क्या है प्यारे बच्चे, dt है ना, dx अपॉन dt ये समानुपाती होता है क्या प्यारे बच्चे, a की पावर क्या होता है n, क्या आप सभी ने पढ़ा है? द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम यही कहता है ना, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम यही कहता है कि जो अभिक्रिया करने की दर होती है dx अपॉन dt, वो अभिकारक की सांद्रता की क्या होता है, समानुपाती होता है।
है ना, समानुपाती होता है। जी सर, ये तो होता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक आता है जो आता है प्यारे बच्चे के। यहां पर टी समय बाद एक्स की सांद्रता कितनी है प्यारे बच्चे, ए माइनस एक्स। मुझे आप सभी से जवाब चाहिए, मुझे आप सभी से जवाब चाहिए कि एन बराबर कितना होगा। मुझे आप सभी से जवाब चाहिए कि एन बराबर कितना होगा। तो आप सभी यही तो बोलोगे सर, किस कोट की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया। इसका मतलब एन बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। एन बराबर 1 कहां से आया, क्लियर हुआ प्यारे बच्चे, क्योंकि हम प्रथम कोट की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। और प्रथम कोट की अभिक्रिया में एन बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका सही जवाब, एन बराबर 1। अब कुछ करना नहीं भाई, अब कुछ करना नहीं। आगे देखो क्या होगा, इस a माइनस एक्स को यहां पर भेज दो। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, a माइनस एक्स को यहां पर भेज दो और इस t को यहां पर भेज दो। बस शांतर कर रहे हैं, a माइनस एक्स को इधर को और t को उधर को। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, dx अपॉन प्यारे बच्चे a माइनस एक्स बराबर k इंटू डी टी, k इंटू डी टी। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है, n बराबर 1 होगा। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या होगा, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा प्यारे बच्चे, डी एक्स अपॉन प्यारे बच्चे ए माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन के इंटू डी टी। कल की क्लास में आपके गुरुजी ने बताया था के एक स्थिरांक है और जब भी स्थिरांक होता है उसको समाकलन के बाहर रखते हैं। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन प्यारे बच्चे ए माइनस एक्स बराबर के को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन डी टी। अब काफी बच्चों को अब कुछ टॉपिक है, आइए थोड़ा सा मैथ का पार्ट है, इसको हम यहां पर समझाते हैं आप सभी को। नेक्स्ट पेज लेते हैं, यहां पर एक बनाते हैं पेज, और इस पेज में हम समझते हैं भाई एक एक पॉइंट। इस पेज में हम समझते हैं इंटीग्रेशन dx a माइनस एक्स। इसका समाकलन मैथ वाले बच्चे बता सकते हैं क्या होगा। मैथ वाले बच्चे प्रवीण हम मुझे बता रही है कि प्रवीण कुमार बता रहे हैं log a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी होगा। अच्छा भाई, अच्छा देखो, हम यहां पर एक समाकलन का फार्मूला लिखते हैं भाई। देखो जो मैथ का पार्ट है वो मैथ ही रहेगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स होता है, एक्स होता है। तो अगर जब भी इसका समाकलन करते हैं तो वो होता है क्या प्यारे बच्चे, log x। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, log x। ये तो होता है log x ही होता है। तो यहां पर प्यारे बच्चे इसको हमने मान लिया x, हमने क्या मान लिया, इतने को पूरे को x मान लिया। तो क्या बचा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x। तो इसका मतलब यहां पर जो निकलेगा ये आपका आएगा log a माइनस एक्स, ये निकल कर आएगा log a माइनस एक्स आएगा, क्योंकि यहां पर होगा dx अपॉन x जिसका फार्मूला होता है log x। तो हमने इसको पूरे को माना x, क्या माना प्यारे बच्चे, x मान लिया। तो ये इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या बचा, a माइनस एक्स, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, log x बोलते हैं। ठीक है, ये भी होता है, यस सर। अब क्या होगा भाई, जब भी किसी को माना जाता है तो उसका हम अवकलन करते हैं, है ना, उसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। a माइनस एक्स का हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, अवकलन करेंगे। जैसे ये माना गया है ना, तो इसका अवकलन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। यहां पर ये प्यारे बच्चे नियतांक है और नियतांक राशियों का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। जी सर, और यहां पर d अपॉन डी एक्स है ना, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, ये एक फार्मूला है और इसका जो निकल कर आएगा वो आएगा प्यारे बच्चे n एक्स की पावर n प्लस 1, ये आएगा।
ये एक सूत्र है ना, ये एक सूत्र है। तो यहां पर क्या आएगा प्यारे बच्चे, तो यहां पर कुछ नहीं तो 1 तो है ही है, n-1 होता है भाई, n-1 होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो जीरो हो गया, नियतांक तो जीरो हो गया। यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू एक्स की पावर 1-1। तो ये तो हो गया जीरो, 0-1 इंटू एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर हो गई 0, तो -1 इंटू ये भी 1, तो 0-1, अर्थात प्यारे बच्चे यहां पर कितना आएगा, -1 आएगा। हाँ कितना आएगा प्यारे बच्चे, -1 आएगा। तो यहां पर जो भी माइनस होगा, यहां पर जो भी माइनस, यहां माइनस ही लगाए भाई, यहां पर माइनस ही हमने लगाया। तो जब भी जितना भी मान आएगा यहां पर अवकलन अवकलन करने पर जो भी मान आएगा उसको यहां पर गुणा कर देना है। तो इसका जो समाकलन होगा माइनस लॉग a-x होगा। ठीक है, क्या आएगा, इतने का समाकलन जो होगा वो आएगा माइनस लॉग a-x होगा। बोलो क्लियर है, ये भी फार्मूला ही है भाई, ये भी एक फार्मूला है। अगर आपको नहीं पढ़ाया गया, तो मेरे प्यारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है, चाहे वो बायोलॉजी वाले हो और चाहे मैथ वाले, मेरी बात एक बात समझेंगे, मेरी बात समझो, चाहे बायोलॉजी वाले हो चाहे मैथ वाले। मैथ वाले बच्चे कह रहे हैं समाकलन नहीं पढ़ाया गया, पढ़ाया जाएगा। बायो वाले बच्चों के लिए सिर्फ एक ही बात यह है कि आप इस बात को पूरा याद कर लें, इस बात को याद रख लें, बस सिंपल सा है। क्या कर लोगे, याद कर लो इसको, ठीक है, इसको क्या कर लो, याद कर लो। लॉग का अवकलन क्यों नहीं किए, कहां लॉग का अवकलन करना है भाई, नहीं किया जाता प्यारे बच्चे, नहीं किया जाता। लॉग मींस होता लघुगणक, ठीक है। तो यहां पर ये आपका, तो यहां पर प्यारे बच्चे हम सीधे यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे, क्या डायरेक्ट लिख रहे, बोलो। तो यहां पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग a-x। यहां पर बेस में प्यारे बच्चे क्या होता है, e होता है, बेस में क्या होता है, e होता है, ठीक है, बेस में e होता है, बराबर क्या होगा, इसका तो समाकलन कल की क्लास में हमने किया था, इसका समाकलन तो कल की क्लास में किया था, इसका समाकलन t होता है, इसका समाकलन t, तो kt और प्लस क्या प्यारे बच्चे c हो जाएगा। देखो अगर आपको अभी समस्या है, ठीक है ना सानिया मेरी प्यारी बच्ची, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, याद कर लो, समाकलन है इंटीग्रेशन dx अपॉन a-x, इसका याद कर लो भाई, माइनस लॉग बेस की पावर e a-x, बस सिंपल सा है, ठीक है, याद रख लेंगे। इसका समाकलन तो t होता है, तो kt प्लस c, अब कुछ करना नहीं है,
समाकलन क्या करेंगे, यदि यदि t बराबर 0, यदि t का मान 0 हो तो x क्या होगा, 0 होगा। यदि t बराबर क्या हो, 0 हो, तो x बराबर भी क्या होगा भाई, 0 होगा। माइनस कहां से आया आप देख नहीं रहे हैं दोस्त, देखो ये देखो, इसका अवकलन किए हम दोबारा, जो है ना, इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर हमको -1 मिलता, -1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तब आ जाएगा। आइए इनकी वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। इसको मान लेना प्यारे बच्चे समीकरण नंबर 2, और यहां पर लिखेंगे क्या हम, सी का, सॉरी, यदि t बराबर 0 तो x बराबर 0, हाँ इस, चलो सारी वैल्यू पुट करते हैं, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स के स्थान पर कितना होगा, 0 होगा, बराबर k इंटू टी, ये 0 होगा प्लस सी होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, माइनस लॉग बेस ई, भाई तो हट ही जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, ए बच जाएगा। सी नियतांक होता है, आता है, ठीक है। ये जो सी आता है ना प्यारे बच्चे, ये नियतांक है, समाकलन करने पर लिखा जाता है, ठीक है। सी कैसे आया, तो प्यारे बच्चे समाकलन में जब भी समाकलन करते हैं तो नियतांक लिखा जाता है, बस। तो 0, एक टी बराबर 0, एक्स बराबर 0 यहां पर रखो, तो माइनस लॉग बेस की पावर ए माइनस बराबर ये तो 0 हो गया, बराबर सी आ गया, बस ये तो क्या। अब क्या करेंगे भाई, नहीं इधर नहीं होगा, एक ही साइड लगाएंगे, एक ही साइड लगाएंगे हम लोग यहां पर। तो यहां पर क्या होगा, सी का मान लिखेंगे यहां पर, सी का मान मान समीकरण 2 में रखने पर, सी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब जब समीकरण सी में, सी का मान समीकरण 2 में रखोगे तो यहां पर आएगा माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी। अब देखो यहां पर प्लस सी है, यहां पर सी का मान माइनस में है, तो प्लस ब्रैकेट में लिख दो प्यारे बच्चे, माइनस लॉग बेस ई, और यहां पर ए, आगे क्या होगा, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर
हमने कुछ नहीं किया। देखो बायो वाले बच्चों को हम ये मानते हैं प्रॉब्लम होगी, मैथ वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी अगर उन्होंने समाकलन नहीं पढ़ा है तो, है ना। लगता है भाई समाकलन करते हैं तो नियतांक राशि लिखी जाती है सी, बेस के रूप में ई लगाया जाता है। जरूरत है मुझे ई लगाने के लिए तो लगा रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो मुझे बताइए एक बार जल्दी से यहां तक क्या आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, फिर हम आगे बढ़े। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। सर समाकलन पढ़ के आते हैं तब बताइएगा। अच्छा ठीक है, एक बार ऐसे पढ़ लो भाई, याद कर लो, यहां पर समझ लो। ठीक है, x बराबर 0 कैसे हुआ आप कह रहे हैं भाई, x बराबर कैसे हुआ तो देख रहे हैं ना, t बराबर 0 तो x बराबर 0, अर्थात जब भी समय कुछ होगा नहीं तो उत्पाद कहां से मिलेगा, नहीं होगा। सब ठीक ठाक, चलो अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस पूरे पॉइंट को हम यहां पर लिखते हैं, इस पूरे पॉइंट को हम यहां पर लिखते हैं क्या प्यारे बच्चे, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस लॉग बेस ई, यह होता है। अब कुछ करना नहीं है, इस वाले पूरे भाग को माइनस लॉग बेस ई को इधर लेके आओ, ये निगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ये तो होगा, ये निगेटिव में है इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो आप ऐसा लिख सकते हैं के टी बराबर लॉग बेस ई माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, बोलो लिख सकते हैं। इस वाले पूरे भाग को हमने इधर ला लिया, तो ये निगेटिव में है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा। अब क्या करना है भाई, यहां पर एक नया फार्मूला होगा, इसको मान लो m और इसको मान लो n, इसको मान लो m और इसको मान लो n। तो एक फार्मूला होता है भाई, log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n, ये एक फार्मूला है। log m अपॉन n बराबर log m माइनस n। देखो यहां पर फार्मूला को मिलाओ, log m माइनस log n, log m माइनस log n मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलो आया ना। सर सुमन कुमार दुबे पूछ रहे हैं, सुमन कुमार दुबे टी बराबर 0 कैसे हुआ, क्या दोस्त, क्या मेरी प्यारी बच्ची नन्ही मुन्नी बच्ची, यहां दिख नहीं रहा है टी बराबर 0 हमने माना है, टी बराबर 0 तो एक्स की वैल्यू 0 है, इतना भी भाई लिमिट का नहीं, यहां लिमिट मत प्रयोग करना, लिमिट करोगे तो तुम लोग के लिए बड़ा भारी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं। लिमिट लगाओगे ना तो बड़ा भयानक हो जाएगा, लिमिट लगाओगे T1 से T2 तो बड़ा भयानक हो जाएगा, और काफी बच्चे बायोलॉजी के जिनके लिए बड़ा भयानक होगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, log m अपॉन n बराबर क्या होगा, log m माइनस log n। जी सर, तो यहां पर बन रहा है ना log m माइनस log n, बस यहां पर m और n है, यहां पर m के स्थान पर a है और n के स्थान पर a माइनस x है। ठीक है, तो यहां पर फार्मूला हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, kt बराबर log बेस e यम अपॉन n, तो यम a है और n क्या है, a माइनस x है। ठीक है, तो kt बराबर log बेस e की पावर a अपॉन a माइनस एक्स, a माइनस एक्स हो गया भाई। जी सर, अब प्यारे बच्चे यहां पर कुछ मान है, आप सभी इसको नोट किए रहिए, याद किए रहिएगा। log बेस e की जो पावर निकल कर आती है, मान बड़ा भयानक है, इसलिए शॉर्ट तरीके से बताने का प्रयास करें, कुछ याद रखोगे तो ये आसान हो जाएगा। log बेस e का जो वैल्यू हम रखेंगे यहां पर प्यारे बच्चे, ये मान होता है 2.303 इंटू क्या, log 10। इसको आप सभी क्या करिए रहेंगे, याद करेंगे, है ना। log बेस e का मान कितना होगा, 2.303 इंटू log 10, बस लाकर यहां पर वैल्यू पुट कर दो, यहां पर मान रख दो, kt बराबर इतने के स्थान पर, कितने के स्थान पर प्यारे बच्चे, इतने के स्थान पर, इतने के स्थान पर इतना मान रखोगे, ठीक है, इतना मान रखोगे, तो यहां पर होगा 2.303 इंटू log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। लास्ट में क्या करना, इस t को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाए, k बराबर 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू प्यारे बच्चे log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यही है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, यही है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। ठीक है सानियार सर, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, मनीता कुमारी बिल्कुल
देखिए भाई, लॉग का मान सिखाना यहां पर हम नहीं सिखा सकते प्यारे बच्चे, लेकिन हाँ जितना लॉग का मान आएगा वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। राम नारायण कुमार, ठीक है प्यारे बच्चे, लॉग का जितना मान आएगा हम आपको बताएंगे। और लॉग का अगर आप कहिए कि भाई ये लॉग होता है, इसका वैल्यू याद कर सकते हैं, तो पूरा नहीं याद कर सकते। और अभी भी आपको पूरा पढ़ना भी नहीं है, बस लॉग का मान याद होना चाहिए। लॉग 2 का मान याद होना चाहिए, लॉग 3 का मान याद होना चाहिए, लॉग 4 का मान, लॉग 5 का मान, लॉग 6 का मान, लॉग 7 का मान, बस इतना तरीके से, ठीक है। सिर्फ 5-6 तक याद होना चाहिए। यही होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ऊपर से चला गया तो प्यारे बच्चे इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकालना है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार होगी। हाँ, इतना आप लिखेंगे तो 5 नंबर आपका पक्का है। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जो जो कमेंट है सभी को जवाब देते हैं हम प्यारे बच्चे। यदि t बराबर 0 हो तो उत्पाद अभिकारक a होगा और उत्पाद 0 होगा, क्योंकि अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है। एक बच्चे का जवाब था x का मान 0 क्यों, t का मान क्यों 0? भाई जब अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है तो समय 0 होगा, उत्पाद 0 होगा। इसीलिए प्यारे बच्चे यहां पर t बराबर 0 माने और एक x बराबर 0 माने। एक बच्चे का जवाब था a माइनस x कहां से आया, तो इसका मतलब आप सही तरीके से क्लास को करते ना हो भाई, सही तरीके से क्लास को करते ना हो। a माइनस x यहां से आया, t समय बाद इस a की सांद्रता a माइनस x बची। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार कहता है जो अभिक्रिया करने की दर होती है dx अपान dt समानुपाती होती है अभिकारक की सांद्रता के, पावर n है। तो dx अपान dt हमने लिखा, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो k लिखा, a की सांद्रता t समय बाद कितनी है, a माइनस x, n क्या है, n है कोटि, प्रथम कोटि है, इसलिए n का वैल्यू 1 हो गया। बस सिंपल सा है, ठीक है। तो 1 लिख दिए। अब 1 कुछ नहीं है तो a माइनस एक्स को हम इधर ले आएंगे, dt को उधर भेज दे, पक्षांतर कर दिए। तो हमने जब पक्षांतर किया तो dx अपान a माइनस एक्स बना और k इंटू dt बना। अब कुछ करना नहीं है, समीकरण 1 का क्या करना है, समाकलन कर देना। क्या करना है प्यारे बच्चे, समाकलन। समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन dx अपान a माइनस एक्स इंटीग्रेशन k इंटू dt। तो k आपका क्या स्थिरांक है, k आपका क्या है प्यारे बच्चे, स्थिरांक, इसको बाहर निकाल लो। जी सर, तो इंटीग्रेशन dx अपान a माइनस एक्स हो गया, k को हमने कर लिया बाहर इंटू dt। अब जिनको भी समस्या है, हाँ समाकलन करना जरूरी है, ठीक है। अब क्या करना है, जिनको समस्या हुई है समाकलन, तो याद रख लो मेरे भैया, याद कर लो मेरे नन्हे मुन्ने भाई। क्या इंटीग्रेशन अगर इसका समाकलन करोगे तो माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इतने का समाकलन होगा, और इस समाकलन dt का होगा t, ये हो जाएगा kt प्लस c एक नियतांक राशि है, समाकलन करने पर लगाया जाता है, ठीक है। अब कुछ करना नहीं। यदि t बराबर 0 तो x बराबर 0 हमने यहां से लिखा है, यदि t बराबर 0 तो x की वैल्यू 0 होगी, अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होगी तो उत्पाद 0 ही होगा। यदि t बराबर 0 तो x बराबर 0, तो t और x की वैल्यू इसी समीकरण 2 में रखी हमने। तो माइनस लॉग बेस e a माइनस x, x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0, तो माइनस लॉग बेस a, ये तो 0 हो गया तो a ही बचा, k और 0 का मल्टीप्लाई होगा, 0 खत्म, c बराबर इतना आ गया। बस c की वैल्यू हम प्यारे बच्चे समीकरण नंबर 2 में रखे। c का मान हम किस में रखे, समीकरण नंबर 2 में। तो जब c का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो नया समीकरण बनकर तैयार होगा, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर kt प्लस, और c का वैल्यू माइनस लॉग बेस ई है, प्लस और माइनस माइनस, बाकी पूरा हमने नोट कर लिया, बस प्लस और माइनस चिन्ह बदल दिया। और फिर आगे ये आपका है, आगे फिर ये है प्यारे बच्चे, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर kt माइनस लॉग बेस ई। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चे, इस माइनस वाले को, माइनस लॉग ए को हमने पक्षांतर कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया, पक्षांतर। तो ये नेगेटिव में है तो इधर आएगा, पक्षांतर होता है तो पॉजिटिव में हो जाता है, तो ये पॉजिटिव में हो गया, ये नेगेटिव में हो गया। यस सर, इसको हमने माना n, इसको हमने माना m और इसको माना n। तो हमारा एक फार्मूला होता है log m अपान n बराबर log m माइनस log n, ये मान लिया। इसको माना m, इसको माना n, तो log बेस a m अपान n, m a है, a माइनस x n हो गया। लॉग बेस ई की वैल्यू हमने आपको बताई, इतनी वैल्यू यहां पर पुट कर दी, टी को हमने पक्षांतर कर दिया, निकल कर आ गया। अभी बताओ समझ में आ गया, हाँ के और सी दोनों नियतांक है। हाँ बोलो समझ में आ गया। यही आपका है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। के क्या है आप सभी को बताना जरूरी है, के वेग स्थिरांक है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल हमको पढ़ने हैं तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। के वेग स्थिरांक है, टी आपके लिए क्या होगा प्यारे बच्चे, समय होगा। यहां पर जो स्मॉल ए है वो प्रारंभिक मात्रा है, और a माइनस एक्स क्या है, तो a माइनस एक्स बची हुई मात्रा है। a माइनस एक्स क्या है, तो ये है प्यारे बच्चे बची हुई मात्रा। बोलिए समझ में आ गया भाई। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और ये कई बार ऐसे पूछा गया भी है। इसका शॉर्ट तरीका नहीं है प्यारे बच्चे, केमिस्ट्री है, इसका शॉर्ट तरीका नहीं है। नहीं तो हमको क्या शॉर्ट तरीका बताना है, शॉर्ट तरीका बताना है ना, तो सीधे लिखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, लास्ट में इसको लाकर लिख दो। बुक तो हमको भी लग गया है, क्या किया जा सकता है।
हाँ एक बार रिपीट करिएगा, समझ में आ जाएगा। आइए, हाँ भाई शॉर्ट तरीका ढूंढ रहे हो तो ऐसे ही हो सकता है, शॉर्ट तरीका और कुछ नहीं होता का। आगे देखिए, हाँ, आसान है प्यारे बच्चे, एक बार देखिए समझिए। देखो अगर आप किसी चीज को समझने का पूरा प्रयास करते हैं, पूरा मन लगाते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से समीकरण 3 में क्या डाउट है, क्या डाउट भाई? समीकरण 3 बना कहाँ है भाई? समीकरण तो 3 हम कहीं बनाए नहीं है, समीकरण 1 और 2 ही तो बनाए हैं, तो समीकरण 3 बनाए ही नहीं है तो क्या दिक्कत है? चले आगे बढ़े, अब इस वाले को भी कंप्लीट करते हैं क्योंकि अभी समय है हमारे पास। अच्छा, अभी तो 10 मिनट भी क्लास नहीं हुआ भाई, कितना हो रहा है? हाँ इसको खत्म कर देते हैं। देखो क्या कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व अर्धायु काल में संबंध। बहुत आसान है प्यारे बच्चे, बहुत आसान है और अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं। देखो अर्ध आयु काल की परिभाषा से, अर्ध आयु काल की परिभाषा से, बहुत छोटा सा है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अर्ध आयु काल की परिभाषा से, क्योंकि कल इसका न्यूमेरिकल होगा, शेष आगे बढ़ जाएंगे और इसको पूरी कोशिश करेंगे कि आज 27 है और इसको 31 के पहले पहले खत्म हो जाए। अर्ध आयु काल की परिभाषा क्या होती है प्यारे बच्चे? अर्ध आयु काल की परिभाषा यही है कि यदि समय को आधा कर दिया जाए, कल की क्लास में हमने आपको बताया था, यदि समय को क्या किया जाए, आधा किया जाए, तो सांद्रता भी क्या होती, आधी हो जाती है। x बराबर क्या होगा, a/2। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? क्या इस बात से आप सभी सहमत है? कुछ करना नहीं, बस इसको सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, बस 5 मिनट का क्लास है प्यारे बच्चे, ध्यान सुनो। क्या कह रहा है? अर्धायु काल की परिभाषा से यदि कहता है यदि समय को आधा किया जाता है तो सांद्रता भी आधी ही होगी। यस या नो? जल्दी से मुझे बता दो कि ये सर समझ में आया है, कल की क्लास में हमने बताया है। नहीं भाई, समाकलन की जगह अवकलन का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। अर्ध का आयुकाल वही समय होता है जहां पर प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाए प्यारे बच्चे, आधी हो जाए। प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाए, आधी हो जाए, वही है। ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, आपने अभी एक समीकरण पढ़ा, k बराबर 2.303 अपॉन प्यारे बच्चे t इंटू log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें, है ना, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो k बराबर 2.303, t के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, t/2। यस सर, क्योंकि t बराबर क्या है, t/2, तो t के स्थान पर t/2 इंटू log 10, यहां पर a है, a माइनस x की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे, a/2। x की वैल्यू क्या है, a/2 है। आगे बढ़ते हैं, k बराबर 2.303 अपॉन प्यारे बच्चे t/2 इंटू लॉग 10, ये तो a है। अब प्यारे बच्चे यहां पर a से a माइनस a/2 घटाओगे तो कितना आएगा, तो देखो यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पर 2a माइनस a, अर्थात ये a अपान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, 2 आ जाएगा। ये तो होगा, a माइनस a/2 को सॉल्व करो तो कितना आएगा, a/2 आएगा। एक है नैन्सी मौर्य, कह रही है कि सर आप जो पढ़ाते मुझे समझ नहीं आता। मेरी प्यारी बच्चे एक बात बताएं, जितना कमेंट देख करके और हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इतना कोई नहीं पढ़ा। हमें बहुत सारी चीजें देखी, बहुत ऑनलाइन क्लासेस देखी, कोई कमेंट पर ध्यान नहीं देता है और इतना रुक रुक के इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा है कोई ये नहीं। इसका मतलब आप सभी आप उस पॉइंट को कलेक्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, आप सिर्फ उस बात को इग्नोर करके निकलना चाहते हैं। आपसे एक एक पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किया है। थोड़ा सा हार्ड है भाई, तो थोड़ा सा हार्ड रहेगा ही, ध्यान समझो। तो यहां पर a माइनस a/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये a/2 होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चे a/, ठीक है। तो यहां से a है, यहां से a है, ये तो कट जाएगा और ये 2 चला जाएगा कहां प्यारे बच्चे, ऊपर चला जाएगा। ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। a बराबर 2.303 t/2, 2 कहां चला गया, ऊपर चला गया, log 10, और ये 2 कहां चला जाएगा प्यारे बच्चे, ऊपर चला जाएगा। बस कुछ करना नहीं है, k बराबर 2.303 डिवाइड बाई t/2 log 10 2 का मान जो होता है प्यारे बच्चे आप सभी याद रखेंगे, log 10 2 का जो वैल्यू होता है 0.3010 होता है। क्या होता है, ये मान आप सभी को याद रखना पड़ेगा, log 2 का जो मान होता है।
है ना। क्या होता है, log 2 का मान होता है प्यारे बच्चे 0.3010। बस यहां पर log 2 का मान हम यहां पर रख देंगे तो 0.3010। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 0.6932 अपॉन प्यारे बच्चे t/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा कितना आएगा 0.6932, इतना आ जाएगा। इतना सभी प्यारे बच्चों का आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया। तो यहां पर यही है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल में संबंध। बताइए, यही है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व अर्धायुकाल में संबंध। सोचो इसमें हमने आप सभी को क्या नहीं बताया प्यारे बच्चे, आप सभी को बताएं। एक हम लोग ऐसा है, हम सबकी बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक एक कमेंट ऐसा चलता है और देख रहे हैं तो विश्वास मानिए कि मुझसे ज्यादा कमेंट को ध्यान दे करके और बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। बस ये है कि आप उस चीज में कितना समर्पण करते हैं, कितना ध्यान से देखते हैं, कितना समर्पण करते हैं, ये आपके ऊपर है। बाकी मेरे तरफ से कोई कसर नहीं होती। बाकी जा करके आपका इष्ट मित्र कोई भी हो तो थोड़ा सा एक बार पूछना कि क्लास कैसी चल रही, कैसे, ठीक है, ये आपका होता है। आप सभी मुझे बताना, एक बात और बता रहे हैं, के बराबर 0.6932 अपॉन t/2। क्या यहां पर कोई सांद्रता का पद शामिल है? क्या यहां पर कोई सांद्रता का पद शामिल है, अर्थात a है या फिर x है, ऐसा कुछ है? क्या यहां पर ऐसा कुछ है? यहां पर क्या x है, क्या a है? सांद्रता का पद यहां पर कभी आएगा तो प्यारे बच्चे x मिलेगा या a मिलेगा? तो नहीं है ना। तो इसका मतलब तो यही है ना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि है ही नहीं। पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। आप देख सकते हैं यहां पर कोई x जैसा पद नहीं है, यहां पर प्यारे बच्चे a जैसा पद शामिल नहीं है, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होगा वो पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये भी क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है। हाँ सर, ऊपर क्या कह रहे हैं सर, ऊपर 2 नंबर प्लीज। एक बच्ची कह रही है कि सर इसे प्रैक्टिकल करके दिखाइए। प्रैक्टिकल करके दिखाइए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करके कहां दिखाएंगे? नहीं सर, आप बायो वालों को कमजोर समझते हैं, ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चे है ना, ये आपका हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व अर्धायुकाल में संबंध। और कल की क्लास में प्यारे बच्चे हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लक्षण, ठीक है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या पढ़ेंगे? लक्षण पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप सभी के लिए कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत समस्या है प्यारे बच्चे, तो एक बार रिपीट करना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार रिपीट करना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये मुश्किल से 3 दिन का क्लास और होगा, 3 दिन का क्लास में ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब छोटे छोटे चैप्टर हैं, सबसे ज्यादा जो समय लेगा, टाइम टेकिंग जो चैप्टर है प्यारे बच्चे, वो मेरा पी ब्लॉक है, और पी ब्लॉक लगभग 20 से 22 दिन का चैप्टर है। बाकी सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकेंड पार्ट में 1-2 पार्ट ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, है ना, 7-7, 8-8, 10-10 दिन की क्लास है। तो आप उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, सेकंड जल्दी खत्म होता है, ये फर्स्ट पेपर में ज्यादा समय मिलता है, ठीक है, नहीं करता है। तो कल की क्लास में ये हम पॉइंट पढ़ेंगे। और चलिए प्यारे बच्चे मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास से जल्दी कैसी लगी आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।